इन कोकूनों से कभी तितलियां नहीं निकलेंगी। 900 मीटर लंबे रेशमी धागे से बुने ये कोकून बेशकीमती हैं। शिवाजी राव पाटिल को उनसे जो कमाई होती है वो वाकई तारीफ के काबिल है। कपास से पहले कोई कमाई नहीं थी, अब मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। महाराष्ट्र के पारंपरिक कपास उत्पादन क्षेत्र मराठवाड़ा में अभी भी कपास की थोड़ी बहुत खेती होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन अपना असर दिखा रहा है। सूखे की बढ़ती मियाद और फिर पड़ने वाली भारी बारिशों ने फसलें चौपट कर दी हैं। रोजी रोटी पर खतरा मंडराने लगा है। नतीजतन किसानों में आत्महत्या की दर काफी ज्यादा है। 2022 के आखिरी 6 महीनों में महाराष्ट्र के 1000 से ज्यादा किसानों ने तंग आकर अपनी जान ले ली। रुई गांव भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है। पहले कपास से हर कोई कमा लेता था, शिवाजी राव पाटिल और उनका परिवार भी, लेकिन कपास को बहुत ज्यादा पानी चाहिए। इस वजह से भी कपास का उत्पादन गिरा है। हमें लगातार फसल पर हर्बिसाइड का छिड़काव करना होता था और मिट्टी में खाद मिलानी पड़ती थी। फसल पर पैसा झोंकने का यह अंतहीन चक्र था। इससे नामात्र की ही कमाई हो पाती थी। खर्च करा खर्च करा खर्च करा। 2018 में सूखे ने फसल चौपट कर दी। रुई गांव के लिए वो एक तबाही थी। कालिदास नवाले उस दौरान ग्राम प्रधान चुने गए थे। वो रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर की संभावनाओं के बारे में सुन चुके थे। भारत में सेरीकल्चर को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत सरकारी योजना से मदद मिलती है। 2006 में आई इस योजना से भारत के बदहाल ग्रामीण समुदायों को एक स्थिर आय मुहैया कराने में मदद की जाती है। रेशम कीट पालन यूनिट लगाने के लिए करीब 85% निवेश सरकार करती है। कालिदास ने ये दांव खेलने का फैसला किया। तो ये चालू करने का 2 मकसद थे। एक, फार्मर की आर्थिक उन्नति करनी है, इसमें पैसा है। दूसरा, यही पीक चुनना क्यों है, इसको मार्केट में बहुत मांगनी है, जो बोलते हैं डिमांड है मार्केट में। और दूसरी बात, इसको कम पानी लगता है। खेती के एक प्रयोग की तरह शुरू हुआ काम एक बड़े स्तर का रेशम उत्पादन ऑपरेशन बन गया है। आज रुई गांव के करीब 600 किसान सेरीकल्चर को अपना चुके हैं। जब 1 लॉट निकाला, 2 लाख अंडी पूंज लिया, 2 लाख आड़ी का 2 क्विंटल माल निकला, और जब 2 क्विंटल के उसको 1,20,000 आए तो वो परेशान हो गए, क्योंकि जिस तेरे उसकी 10 एकड़ खेती से 1,20,000 नहीं मिलते थे, उसको 2 एकड़ के रेशम के 1 लॉट से 1,20,000 मिल गए। तो फिर वो स्टार्ट हो गए। रुई में शुरू हुआ सेरीकल्चर मॉडल इलाके में और फैलता गया। बड़े पैमाने पर किसान अब शहतूत के पेड़ उगा रहे हैं, जिन्हें अच्छी फसल के लिए छोटा ही रखा जाता है। रेशम के कीड़े उसके पत्तों को खाते हैं। शहतूत के पेड़ कई साल तक रहते हैं। पानी भी काफी कम चाहिए। महाराष्ट्र में किसानों के बीच काम करती पर्माकल्चर एक्सपर्ट सीमा हार्डिकर के मुताबिक इस सूखा प्रभावित इलाके के लिए वे पेड़ आदर्श हैं। शहतूत के बागान में आप पेस्टिसाइडों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये एक फायदा है, क्योंकि मिट्टी और पानी सुरक्षित है। और जिन शेड में कीड़े पाले जाते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ा बहुत डिसइंफेक्टेंट वगैरह डालते होंगे, लेकिन सीधे पेस्टिसाइड नहीं, क्योंकि कीड़े संवेदनशील होते हैं। गांव वाले मिलकर रुई में कीट पालन इकाई चलाते हैं। जैसे ही लार्वा तैयार हो जाते हैं, हर किसान को 1 लाख लार्वा मिलते हैं। अगले 20 दिन में वे कई बार कीड़ों को शहतूत की पत्तियां खिलाते हैं, जिसके बाद ये कीड़े बेशकीमती रेशमी धागा बुनने लग जाते हैं। इस तरह कोकून तैयार होता है। कुछ ही दिनों में कोकून निकालकर रेशम के बाजार में बेच दिए जाते हैं। वजन के हिसाब से कीमत लगती है। रुई में कई महिलाएं सेरीकल्चर से जुड़ी हैं। अब हम आत्मनिर्भर हैं, पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं।
यहाँ तक कि घर के मर्द इस बात के लिए हमारी इज्जत करते हैं। जाहिर है इसने हमारा आत्मविश्वास बढ़ाया है। आत्मविश्वास येतोच ना। लेकिन एक स्याह पक्ष भी है। आलोचक कहते हैं कि बच्चों से भी रेशम उत्पादन में काम कराया जाता है, लेकिन कालिदास कहते हैं कि रुई में ऐसा नहीं है। दूसरी आलोचना ये है कि एक कोकून से एक लंबा धागा हासिल करने के लिए लार्वा को पूरी तरह विकसित नहीं होने देते। फैक्ट्री मजदूर कोकून को पानी में गर्म कर उन्हें खत्म कर देते हैं। शहतूत के पेड़ों के लिए किसान फिलहाल भूजल खर्च कर रहे हैं, लेकिन कालिदास और उनकी टीम ने बारिश का पानी जमा करने के लिए बहुत से तालाब बनाए हैं। अपने तालाब आप कैसे भरते हैं, ये बहुत अहम है। किसान भूमिगत पानी को खींचने के लिए सिर्फ एक स्टोरेज की तरह तालाब भर रहे हैं, फिर उसका इस्तेमाल सिंचाई में करते हैं। ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आपका भूजल सुरक्षित है, धरती के नीचे है, धूप से बचा हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ कैचमेंट बनाकर बारिश के पानी को डाइवर्ट करेंगे, उससे तालाब भरेगा, तो ये तरीका सही है। रुई गांव के रेशम का बड़ा नाम है। पहले किसानों को अपने कोकून बेचने के लिए दूर जाना पड़ता था, जिससे लागत बढ़ जाती थी। तो एक साल ये किया, जब क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गया मेरा, तो फिर वहाँ के व्यापारी को हमने बोला कि हमारा क्वालिटी अच्छा है, तो आप आ सकते हो तो यहाँ से खरीदो, हमारी परेशानी कम हो जाएगी। तो वहाँ के नए नए व्यापारी को मिले, हम वहाँ जाके उनको यहाँ पे बुलाए। तो आज का कंडीशन ऐसा है कि बेंगलोर का व्यापारी यहाँ के मेरा माल खरीदता है और यहाँ से वहाँ ले जाता है, इसलिए फार्मर को कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुई के किसानों को स्थानीय प्रशासन से भी वित्तीय मदद मिली। बैंक किसानों को कर्ज देने में अभी भी हिचक रहे हैं। कुछ गांव वाले संपन्न हो चुके हैं, उनके पास अपनी कार या घर भी है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए मैंने काम किया था, मैं जिस चीज़ के लिए काम किया था वो काम था फार्मर का सुसाइड नहीं। आप डॉक्यूमेंटली देख लीजिए, 5 साल में मेरे गांव में एक भी फार्मर का सुसाइड नहीं। मैं ये जीत गया हूँ, यही मेरी जीत है। पैसा तो आता जाता लगेगा, लेकिन फार्मर अभी सुसाइड का सोचता नहीं है ना, ये सबसे बड़ी मेरे लिए वो बात है।